मेरे प्यारे बच्चों, आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब ये चैप्टर सेकंड है पोलोनोमियल्स, और पोलोनोमियल्स का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है पहले उनको बताएंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो जो बच्चे कंपटीशन वाली सीरीज़ के हैं वो इस वीडियो को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके काम की है तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये क्लास 10th के पोलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर की क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट होगी हमारी पोलिनोमियल से। तो देखिए, पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। तो जैसे टर्म्स होता है कांस्टेंट, ये हम सब बच्चे जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। फिक्स्ड, ये क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यू वाले जो टर्म होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। जैसे कि आपका 9 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है। या पाई है तो इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, कहीं भी अगर हम यूज़ करेंगे तो 9 की वैल्यू 9 ही यूज़ करेंगे, 2 की 2 करेंगे, पाई की पाई करेंगे। एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, वैल्यू जो होती हैं वो चेंजेबल होती हैं। वैल्यू चेंजेबल। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई जैसे कि x ले लें हम, या y कोई टर्म ले लें, या a कोई टर्म ले लें, तो ये किसी इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन लें या किसी और जगह पे लें तो x की वैल्यू कुछ होगी, कहीं दूसरी जगह कुछ होगी, तो इनकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल होती है। तो जिनकी वैल्यू चेंजेबल होगी उनको हम वेरिएबल कहते हैं। ये सब आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा एलजेब्रिक एक्सपेंशन, जो होता है उसको समझिए, वो क्या होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? ये अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x + 5, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है। या मैंने लिख दिया x + y - 5, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है। तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होता है। अब एक होता है टर्म। टर्म का हम यूज करेंगे। तो टर्म क्या होता है? टर्म का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो प्लस या माइनस से जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उसे टर्म कहते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे दो टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है। इसमें इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है इसमें 3 टर्म है। ये 3 टर्म का है, ठीक है, ये 2 टर्म का है। ठीक, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया सिर्फ x³ लिख दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये 1 टर्म हो गया। इसमें एक सिंगल टर्म है, 1 टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्म को समझ पाए, कांस्टेंट समझ पाए, वेरिएबल समझ पाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ पाए। अब हम अपना टॉपिक जो है उस पे आते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है पोलिनोमियल्स का। तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स की हम बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ वेरिएबल्स हुज पावर इज अ होल नंबर। अब हम कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसा लिखें जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पावर नॉन नेगेटिव पावर होगी तभी पोलिनोमियल होगा।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पावर है वो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होगी, वो होल नंबर है। सीधी सी बात है, हमने इसकी डेफिनेशन में ही लिख दिया है कि पावर जो है होल नंबर होगा। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है। तो वो हमारी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं हम कांस्टेंट के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव भी नहीं है और कोई फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में ही है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे x प्लस 1/x प्लस 5, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस x की पावर -1 प्लस 5 लिखेंगे तो ये जो है x की नेगेटिव पावर देगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बात आपकी समझ में आई। या फिर हम एक और लिखते हैं, इस तरीके से लिखें हम x स्क्वायर प्लस √2x, इस तरीके से x भी अंदर ही है और प्लस 5 लिख दिया हमने। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो रूट में है तो हाफ है, तो जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल कब होता है? वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब वहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होगी। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप से। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म, तो पॉलिनोमियल्स को टर्म के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें पॉलिनोमियल्स टाइप अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टर्म हम समझ चुके हैं। टर्म क्या होता है? टर्म होता है जो प्लस माइनस से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसमें इसका फर्स्ट टाइप जो है वो होता है, वो मोनोमियल होता है। मोनोमियल, और मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म वाला पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? वन टर्म। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। अब मोनोमियल में कुछ एग्जांपल हम लिखना चाहें तो जैसे हमने x लिख दिया, हमने x³ लिख दिया, ये सब सिंगल एक ही टर्म है इसमें। या हमने x की 4 लिख दिया, या हमने 2x लिख दिया, या हमने सिर्फ 5 लिख दिया, या 9 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 5 जो लिखा हुआ है ये भी क्या है हमारा? 5 × x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल ही है। तो मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म वाला, वन टर्म जिसमें एक ही टर्म होता है, सिंगल टर्म। उसके बाद इसका दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कर लिया बाइनोमियल के द्वारा। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल का मतलब बाई से हम समझ पा रहे हैं। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें टर्म जो हैं हमारे क्या होते हैं? 2 टर्म होते हैं। 2 टर्म वाला जो होता है, ठीक है, तो 2 टर्म वाला होगा वो बाइनोमियल होगा। जैसे कि 2x + 5 लिख दिया हमने, तो इसमें 2 टर्म हो गए। या हमने x³ + 9 लिख दिया, ये भी 2 टर्म हो गए। x² + 2x लिख दिया, ये भी 2 टर्म का ही हो गया। तो टर्म अगर 2 हैं तो बाइनोमियल कहलाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे 3 टर्म होते हैं तो उसको हम ट्राइनोमियल कह देंगे। ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होगा? 3 टर्म, 3 टर्म वाला होगा। तो 3 टर्म जैसे हम कोई ले लेते हैं, x² + 2x + 3, जैसे ऐसे लिख दिया। या हमने x³ + 4x + 9, कुछ भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पॉलिनोमियल्स के एक टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, तो वो आपकी समझ में आ गए कि अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की एक और टाइप की, अकॉर्डिंग टू डिग्री।
अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो सबसे पहले जैसे लिख लेते हैं, चलो पोलिनोमियल्स टाइप y डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले आपको फिर डिग्री ही समझनी पड़ेगी कि डिग्री क्या होती है, डिग्री किसे कहते हैं हम, ये वाली बात समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिग्री ही समझ लेते हैं। डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स में किसी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल पावर, ऐसे लिख दो, समझने की बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल पावर, तो कोई भी जैसे कि वेरिएबल हम लेते हैं, हमने कोई लिखा कि x की 5 प्लस 2x की q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसकी डिग्री आपसे पूछा जाए तो इसमें वेरिएबल्स की पावर देखेंगे हम। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और ये 5 है। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 5। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो 5 होगी। तो इस डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिर इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर की मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, 1 होती है डिग्री। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिए 5x प्लस 7। तो यहां पर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक, तो ये डिग्री 1 हो गई। या फिर हमने लिया √2 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो कांस्टेंट हो गया। इसे कोफिशिएंट भी कहते थे हम, वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी क्या है, वो पावर हमारी 1 ही है यहाँ पे। तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। या फिर हमने लिख दिया -2x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी वेरिएबल टर्म से कोई मतलब नहीं है कि सिंगल टर्म का हो या 2 टर्म का हो या 3 टर्म का हो, टर्म का डेफिनेशन क्लासिफिकेशन अलग था और यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अलग है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया ओनली जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, अब दूसरे क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, वो है क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिव का मतलब होता है यहां पर डिग्री क्या होगी, 2 होगी, 2 डिग्री क्या होगी यहां पे 2। डिग्री 2 का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। जैसे कि अगर हम बात करें x की q प्लस 2x प्लस 5, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिव है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है, ये 3 है, तो ये क्वाड्रेटिव नहीं होगा। जैसे कि हमने एक और लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो ये एक क्वाड्रेटिव है क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर 2 है। या हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, टर्म 3 का हो या 2 का हो उससे कोई फर्क नहीं है, 3 टर्म है, ये 2 टर्म हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो है x उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। और थर्ड अगर हम इसका टाइप ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी,
3 होगी, 3 होगी। जैसे कि और ले लेते हैं हम कोई एग्जांपल, 4x³ + 2x + 9, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, कोई हम सिर्फ डिग्री समझा रहे हैं। तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो ये होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसी के तरीके से बाई क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल भी होता है, एक 4th में होता है बाई क्वाड्रेटिव, उसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है, बाई ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप आगे, लेकिन ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, तो यहीं तक समझ लीजिए। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी होती है? 4 होती है, इसकी डिग्री 4 होती है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिख लिया, x⁴ + 3x³ + x² + 6, तो ये हमारा एक बाई क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल हो गया। टर्म 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम x⁴ - 1 भी लिख दें तो ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 4 है। तो आपको इतना समझ में आ गया, पोलिनोमियल्स के टाइप समझ में आ गए कि पोलिनोमियल्स में अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 4 होती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद एक और टर्म आपको समझना होगा, वो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? तो यहां पे आपको ये बात समझनी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम से ही पता लग रहा है कि कांस्टेंट हो। जैसे मैंने 6 लिख दिया यहां पे, तो ये 6 जो है 6 × x⁻0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जहां पर x की जो पावर है, डिग्री जो है वो 0 है। x की इस कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 है। यहां पे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं हम, तो पाई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा आप बात याद रख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0 की बात करूँ तो 0 नहीं होगा, 0 में फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 × x⁻, अगर मैं 0 करता हूँ तो ये पूरे को 0 कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर रहेगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो कोई नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल सा है, डिग्री 0 हो, यहाँ पे x की वैल्यू जो x की जो पावर है वो 0 हो और एक कांस्टेंट टर्म लिखा है, तो वो हमारा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब उसके बाद एक और छोटा सा टर्म था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम इस चैप्टर में भी समझेंगे। खैर आगे चल के हम इस टॉपिक्स को ही पूरा समझने वाले हैं, तो इसको हम पूरा अलग से समझते हैं, पूरा एक टॉपिक लेके कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझते हैं। पॉलिनोमियल्स, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन ले लिया fx, पॉलिनोमियल ले लिया, फंक्शन का मतलब एक पॉलिनोमियल है fx, और ये ले लिया मैंने x² + 2, मैंने ये ले लिया। ठीक, अब मुझे इसकी वैल्यूज़ की बात में करूं कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ क्या क्या निकाल सकता हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग रख के देख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे f1 की वैल्यू निकाली,
तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, तो यहाँ अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे f की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो अगर 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं फंक्शन की, ये फंक्शन की ही वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं ये वाली, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इतने ही समझ में आई। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, फंक्शन fx इज इक्वल टू, मैंने बहुत छोटा सा ले लिया x प्लस 1 ले लिया, चलो बहुत छोटा सा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -1 x इज इक्वल टू -1 ली, तो ये -1 प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि इफ x इज इक्वल टू -1 देन फंक्शन fx इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है x की वैल्यू -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू -1 जो है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यही हमको समझना था, पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिस x की वैल्यू के लिए, जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, वही हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमको अगर fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एक फंक्शन दे रखा था और हमें यहाँ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, इसका क्या मतलब था कि यहाँ पे इस फंक्शन को हमें 0 आना है। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? -1। तो x की वैल्यू आ गई -1 जो कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो कभी भी अगर आपसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, जिसे हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहने वाले हैं, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये, इसको हम कहेंगे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी कहेंगे। जैसे कि हम एक और कोई एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा जिसके एक से ज़्यादा रूट आ जाते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे कोई फंक्शन fx और ये इज इक्वल टू हमने ले लिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करके देखिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि f2 अगर हमें यहाँ पे निकालूँ और f1 या 2 या 3, यहाँ पे f1 की वैल्यू भी 0 आएगी, f2 की वैल्यू भी 0 आएगी और f3 की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये तीनों क्या हैं? ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज के लिए अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो ये 0 आएगी, 2 करके देखेंगे तो 0 आएगी, फंक्शन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो भी 0 आएगी। तो इट्स मीन्स ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ पाए। चाहें तो हम क्या कर सकते थे, इस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर लेते और यहाँ से x की वैल्यू निकालते, तो वो वैल्यू 1 2 3 ही आती बाई फैक्टर मेथड। ये हम फैक्टर्स 9th में और 10th में भी सीखेंगे, कुछ 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इस पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट हम करते तो वहाँ से हम निकाल सकते थे कि इसके जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या होने वाले हैं।
तो इतनी बात आपकी समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी। कोई अगर डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद इन सब का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझेंगे आज के ही पार्ट में। तो सबसे पहले हम इसी बात की बात करते हैं हम कि ग्राफिकल्स जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटेशन हम समझते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम समझेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें, लीनियर की बात करते हैं हम कि लीनियर पॉलिनोमियल्स पे हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, 9th में तो आपने देखा ही है। तो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं ये आप जान चुके हैं अब तक कि डिग्री इनकी 1 होती है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो ax प्लस b होता है। यहाँ पे a x का कोफिशिएंट है, एक b कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस b की फॉर्मेट में लिखते हैं कि जैसे कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस b है। अगर इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लें कि जैसे कि ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, तो हम जानते हैं कि इसको हम fx को हमने y मान लिया। देखो एक बात समझो, जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो बनता है, देखो हमारे 4 क्वाड्रेंट इस तरीके से हम लिखते हैं, ये x प्लस, ये x माइनस और ये y प्लस और ये y माइनस। इसी तरीके से तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो हमारा ग्राफ बनेगा। लेकिन लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वहां पर एक ही वेरिएबल होता है। ठीक, तो ये बात भी आप सीख लीजिए कि जितने वेरिएबल्स किसी इक्वेशन में होते हैं उतने ही वहां पे उसकी वैल्यूज होंगी। यहां पे इसका जो x है वो एक वेरिएबल का इक्वेशन है ये, तो यहां पे x की वैल्यू भी एक ही आएगी निकल के। ठीक है, तो अब एक बात समझो यहां से कि यहां से अगर हम इसको y के टर्म में कैसे लिखें, तो हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को ही y मान लिया। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b हमने ले लिया। ठीक, तो यहां से हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते चलेंगे। या फिर अगर यहां पे हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a आ जाएगा, जो कि क्या होगा, ये होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इतना तो आप जानते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स तो पढ़ चुके हैं आप। ठीक, इतना समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि जैसे कोई फंक्शन ax प्लस b है, अगर मैं इस fx को y मान लूं तो ये ax प्लस b हो जाएगा और यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 0 कर दूं, फंक्शन को 0 कर दूं, तो यहाँ ax प्लस b x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन होगा, जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है जब y कांस्टेंट नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब उसको हम बनाते कैसे हैं, मैं एक आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम चलते हैं सीधा, एक चार्ट ले लेते हैं। ये एक चार्ट है, इसको समझिए आप। यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है ये किसके लिए है, तो यहाँ पे एक हमने लीनियर इक्वेशन ली है 2x माइनस 5। यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन ली है वो इक्वेशन हमने ली है 2x माइनस 5। ये जो y एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमने एक इक्वेशन ली है। अब इसका हमको एक ग्राफ बनाना है। तो देखो आप इसको यहां से समझ पा रहे होगे कि अगर मैं यहां पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करूं, जैसे मैंने यहां पे x और y की वैल्यू ली है, मैंने x की वैल्यू यहां 1 लिखी है तो y की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहां पे इधर है, y की वैल्यू -3 हो जाएगी, सॉरी इधर नहीं है, ये इधर वाली है, y की वैल्यू इधर वाली है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये -3 हो जाएगी y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी, तो ये 4 to 8 - 5 3 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एक ग्राफ बन के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा एक ग्राफ उसका निकल के आना है। अब यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि वो बात क्या है
कि जैसे अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन दी है और यहाँ से आपको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पूछे तो बहुत आसान है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, हम जीरो पुट कर देंगे और x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, जो कि हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ को देख के पता लगाना है तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो आप याद रखिए हमेशा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जहां पर x को, x जो एक्सिस होता है उसको जो हमारा लाइन जो यहाँ पे कट करेगी वही पॉइंट होता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2.5 मतलब 5/2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, जो मैंने ब्लू करके जो मार्क किया है ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x में तो होंगे 5/2 मतलब 2.5 और y क्या है यहाँ पे 0। ठीक, तो यही तो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5/2 और y को हमने क्या लेते हैं, ये 0, y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तभी तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5/2 आता है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, देखो पेपर में आते हैं या नहीं आते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मत समझिएगा ये फालतू की चीज़ें हैं, ये बुक्स में भी होती है, दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए, मैं ग्राफ्स के द्वारा आपको समझा रहा हूँ ये सारी बातें, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, अगर उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स आपसे पूछा जा रहा है, तो समझ लीजिए एक्स एक्सिस पर जहां वो कट कर रहा होगा वही उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने यहां से इसको हटा दिया, अब मैं यहां पे x की वैल्यू कुछ भी जैसे बदल के भी रख दूं, जैसे x इज इक्वल टू 2 मैं पुट कर दूं यहां पे, और 4 की वैल्यू में यहां पे कुछ 6 पुट कर दूं, तो यहां पे ये एक नई लाइन आपके सामने बन के आ गई। ठीक, अब इसकी इक्वेशन कुछ भी रही होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि y की वैल्यू हमारी यही है, हमने मान ली, तो यहां पे ये कहां पे टच कर रही है, ये टच कर रही है इस वाले पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे अगर टच कर रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात यही है कि इस पॉइंट के जो ये 4 पे टच कर रही है तो ये इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो 4 इंटू 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y तो इसका 0 होगा। ठीक है, ये x एक्सिस आपको पूरा दिखा हुआ है, तो ये होगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हम ग्राफ को देख के भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है उसका एक तरीके से रूट्स। ठीक, मैं और ग्राफ लेता हूं आपको, ये मैंने एक ग्राफ लिया है क्वाड्रेटिव इक्वेशन का। देखिए, आपने यहां पे ये पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में पढ़ने के बाद अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिव इक्वेशन। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे देखो देख रहे हैं कि एक जैसे इक्वेशन ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे हमने एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x और माइनस 8, ये हमारा है। तो यहाँ पे हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स निकालने हैं, तो आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि जो f(x) है इसको हम 0 पुट कर देंगे, करेंगे कि नहीं। ठीक, और इसको हम y भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 0, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पे ये जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए x² माइनस 2x माइनस 8, इसको हम 0 लिख सकते हैं, और इसको 0 लिखने के बाद यहाँ से x की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स निकल आएंगे। बट हमको अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये बात आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की, ये तो आपने छोटी क्लासेस में सब जानते हो इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने मान लिया -4, ठीक, मैंने -4 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में -4 की, देखो मैं एक वैल्यू पुट करके आपको दिखा दूं, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, और मैंने f(-4) लेता हूँ, तो -4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू -4 -8, और ये हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 8, और ये आ जाएगी वैल्यू 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 16 आ गई, 16 आ गई। तो इसी तरीके से अगर मैं x की और भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता जाऊँ, -3 करूँगा तो ये 7 आएगी, और उसके बाद मैं -2 करूँगा यहाँ पे, तो उस पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और भी मैं आगे 4 वैल्यू पुट करूँगा तो उस पर भी ये 0 आती है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक 4 के लिए निकाल के देख लो, चलो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और मैंने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 और ये हो जाएगा 16 माइनस 8, तो ये पूरा कट के 0 हो गया। तो ऐसे ही -2 पे भी 0 है और 4 पे भी 0 है। तो इस तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेट हो गए, एक x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाना तो सब जानते हैं। अब मैं आपको यहीं पे इसी को समझाता हूँ। ये यही वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये x की सारी वैल्यूज के लिए ये y की सारी वैल्यूज हमारी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी है इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ग्राफ आ रहा है इसमें। तो ये जो पूरा ग्राफ है हमारा ये किसका है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के लिए है। और इसको हम कहते हैं, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जो कर्व है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैराबोला। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वे प्लीज आप सारे बच्चे गौर से सुन लीजिएगा। देखिए पैराबोला तो ये कंडीशंस हैं, पहले मैं आपको चाहो तो एक ग्राफ दिखा देता हूं। नहीं यही समझ लीजिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको एक बात समझनी होगी। देखो ये जो इक्वेशन है ये आप समझ पा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। कहने का मतलब है ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे सी हम कहते हैं। इतना तो आप सब बच्चे जानते हैं। एक बात आप समझिए, अगर हमारा एक्स स्क्वायर जो है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए अगर हमारा पॉजिटिव है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है अगर हमारा, तो याद रखिए कि ये जो पैराबोला बनेगा ये अपवार्ड होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा। ये आपको दिख रहा है, ये 0 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये वाई एक्सिस है, तो ये यहां पे ये ऊपर की तरफ खुलेगा। आपको सबसे पहली पॉइंट ये दिमाग में रखनी है कि कभी भी अगर आपका पैराबोला जो है, अगर ए की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक, तो वहां से ये चीज हमारी क्लियर हमें समझ में आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगा, ए की जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये डाउनवर्ड में चला जाएगा। जैसे कि मैं इसके लिए और आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए, ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका ये जो ग्राफ है ये है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का। ये जो ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल टू ये 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना हुआ है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस वाले ग्राफ में x की जो वैल्यू कोफिशिएंट है वो -1 है, इसीलिए उसकी वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। तो ये एक बात आपकी समझ में आई कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ खुलेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ये भी सब उसी फॉर्मेट में है। एक तो बात आपको ये इतनी समझनी थी, तो इतनी बात आपको समझ में आई। यहां पे मैं एक बार और आपको पूरा से दोबारा से समझा देता हूं। देखो मैं पुराना वाला एग्जांपल लेता हूं, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला था, ये तो बहुत इजी था। देखो पैराबोला में आपको ये बात समझनी है कि जैसे ये पैराबोला है, मैं एक एक की तरफ से आपको समझा रहा हूं। इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू आपकी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपका ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में है। यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, इसीलिए पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ अपवार्ड ओपन होगा। यहां से ये बात समझ में आ रही है, पहली बात। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जैसे इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर हमारे होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करके, आप फैक्टर करना तो आपको आता है तो आप कर लीजिएगा। x माइनस 4 और x प्लस 2 होंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, देखो मैं यहां से लिख पा रहा हूं ये फैक्टर, क्योंकि यहां पे मुझे पता है x माइनस 2 पर y की वैल्यू 0 है और मैं यहां पे x की वैल्यू 4 के लिए भी
y की वैल्यू 0 है, तो x माइनस 2 पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 2 फैक्टर होगा, और ये x 4 के लिए है तो x माइनस 4 भी इसका फैक्टर होगा। तो अगर दो फैक्टर हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि x एक्सिस को दो जगह पर टच करेगा, और वो दोनों जगह कौन सी होंगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बात समझाने के लिए कि आप बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है आपका, ये 4 इंटू 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 इंटू 0, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके पॉइंट क्या है जहां पे ये टच हो रहा है, -2 इंटू 0, y 0 है ना यहाँ पे, तो ये वाला 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब है अगर आपके दो फैक्टर हो रहे हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी दो होंगे, x एक्सिस को दो जगह पर ही ये टच करेगा, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे अगर वो पॉजिटिव है तो ये अपवार्ड होगा। ये दो चीजें तो ये याद रखनी है। तीसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला ये जो पॉइंट है इसका वर्टेक्स है। ये हम कैसे निकालते हैं, तो जो वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है वो आप एक एज अ फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप इस वर्टेक्स को, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले से भी ना निकालें तो फिर आपको ग्राफ से भी निकाल पाओगे, ठीक। तो फॉर्मूले से आप इसको कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूले के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखा देता हूं। तो फॉर्मूला जो होता है इसका वर्टेक्स का, वो होता है माइनस, जो वर्टेक्स है ये वाला, ये वर्टेक्स जो है ये होता है -b/2a इंटू माइनस का d/4a। अब आप ये बोलोगे d क्या होता है, तो आप ये पढ़ चुके हो, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, और ये होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। ये क्या होता है, b² - 4ac, ठीक, b² - 4ac होता है। यहां पर लिख लीजिए, यहां आ नहीं पा रहा है ये, तो b² - 4ac ये d की वैल्यू होती है। अगर आपको डायरेक्ट ये निकालना है कि ये जो वर्टेक्स है ये वाला, ये कैसे निकलेगा तो इसकी वैल्यू -b/2a इंटू -d/4a होगी। आपको ABC सब कुछ पता है, यहां से वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ से कैसे निकालोगे, ग्राफ्स के लिए मैं बता देता हूं आपको। ये वाला जो पॉइंट है, देखो इसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे, आपको याद नीचे दिख रहा होगा सीरीज y.1 1 - 1 और -9 में दे रखा है, x की वैल्यू 1 के लिए ये -9, तो ये वाला पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है ये वाला है 1 और -9, तो ये वाला है हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी हम इससे आसानी से देख सकते हैं, आप फॉर्मूला जो मैंने बताया है उससे भी आप निकाल सकते हैं। और हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में ये वाला ग्राफ हमने ले लिया, ये आपके बुक्स के ही एग्जाम्पल हैं और आप वहां से देख सकते हो इन सबको। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मैं लिख देता हूं, y = यहां पे लिखा हुआ है आपका 3 - 2x - x², ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है x² का कोफिशिएंट, इसीलिए ये डाउनवर्ड है। यहां से इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो देखो यहां पे 2 बार 0 हो रहा है, ये मैंने वैल्यू पुट कर रखी है यहाँ पे x और y की, आप निकाल सकते हो वैल्यूज। तो ये एक तो ये वाली वैल्यू हो रहा है -3 और 0, ये वाला दिख रहा है आपको, और एक ये 1 और 0 पे दिख रहा है, तो दो इसकी वैल्यूज होंगी। यहां से दो ही इसके फैक्टर होंगे, एक तो x + 3 होगा और एक x - 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दो फैक्टर हैं, तो x पर ये दो जगह पर ये टच करेगा, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। एक तो ये होगा 1 × 0 ये वाला पॉइंट, और ये -3 × 0 ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं ये सारे ग्राफ्स आपको इसलिए बता रहा हूं, इनको बनाना बड़ी बात नहीं है, पेपर्स में भी इतने नहीं आते ये, लेकिन ग्राफ्स के द्वारा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप ग्राफ्स को देख के कैसे बताओगे सब कुछ, तो आप ग्राफ्स को देख के बता सकते हो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये हो गए, ये इसकी वैल्यू है तो ये डाउनवर्ड जाएगा। आपको इसका वर्टेक्स निकालना है, तो देखो ये वाला वर्टेक्स है इसका, तो वर्टेक्स की वैल्यूज क्या होगी, तो आप वो फॉर्मूले से निकालोगे, -b/2a इंटू -d/4a, और d क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac, उसके बेनिफिट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी आपको यहां पे ये दिख रहा होगा, देखो ये वाला -1 और 4,
तो ये हो गया -1 और 4, ये वाला जो है ये आपका वर्टेक्स हो गया इसका। ठीक है, चलिए देखो और इसका ग्राफ दिखाते हैं। इसमें सारे ग्राफ्स हैं, ये वाला ग्राफ्स है आपका। अब इसकी इक्वेशंस में लिख देता हूं। इसकी इक्वेशन क्या है, ये है y² - 6x + 9, ये है y = x² - 6x + 9, ये वाली ग्राफ का ये है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे भी कि यहाँ से अगर इसके हम फैक्टर करेंगे, देखो यहाँ पे एक तो देखो ये 0 दे रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इसमें एक ही 0 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये x - 3 का होल स्क्वायर है। ये जो है x - 3 का होल स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे अब नोटिस किया आपने, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसीलिए अपवर्ड है, बट यहां से एक ही फैक्टर हो रहा है इसका, क्योंकि x - 3 का होल स्क्वायर का मतलब है x - 3 × x - 3, तो एक ही फैक्टर है इसीलिए x को एक ही पॉइंट पर टच करेगा और वो ये पॉइंट होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमें यहां से बेनिफिट मिलता है, इसकी बेनिफिट से हम ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये यहां पे हमारा जीरो ऑफ द इसका पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट जैसे हम यहां से देखो ये देख पा रहे हैं 3 × 0 आ रहा है ना, 3 × 0, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला वाला इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। देखो ये वाला आ गया, ये सारे आपके बुक्स में ही हैं, आप देख सकते हो सारे। तो इसका जो है आपका मैं लिख देता हूं, ये है y = -4x² + 4x - 1, ये वाला है। अब इसके लिए आप देखो, आपको ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउनवर्ड दिख रहा है आपको, देखते ही पता लग रहा है। ठीक, अब इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं, यहां से अगर हम इसके फैक्टर्स अगर देखें तो यहां पे देखो एक तो फैक्टर आपको ये दिख रहा है 0.5 का मतलब हो गया हाफ, x की वैल्यू हाफ के लिए। ठीक है, तो यहां से एक ही वैल्यू आ रही है, 0.5 है मतलब हाफ है, तो यहां से जो इसके फैक्टर होंगे वो ये होंगे -2x + 1 का होल स्क्वायर। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, ये इसके फैक्टर आएंगे और यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो यही निकलेगी, x की जो वैल्यू है वो हाफ में आएगी। ठीक है, 1/2। ठीक, तो 1/2 × 0, तो ये जो वैल्यू है 1/2 × 0 पे ये क्वेश्चन हमारी आ रही है। अब इसका वर्टेक्स अगर निकालना चाहेंगे तो वर्टेक्स का वो हम मेथड आपको बता चुके हैं, -b फॉर्मूले से सेम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे, ये इसमें ये इसकी वैल्यूज दिखा नहीं रहा है इतनी यहाँ पे, पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला वाला ग्राफ देख लीजिए, इसमें ये है अगला वाला एक और ग्राफ है आपका, ये है हमारा y = 2x² - 4x + 5, ये है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे कि इसके लिए हमारी कैलकुलेशन क्या हो रही है। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, आप ग्राफ बना के देखिएगा। ये इसका पॉजिटिव है, ए जो है, तो ये अपवर्ड है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां से ये जो वैल्यूज हमने लिख रखी हैं, y की वैल्यूज कहीं भी 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ही नहीं। समझ रहे हो, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये x एक्सिस को कहीं टच भी नहीं कर रहा, ये ऊपर से ऊपर ही आ गया है। x एक्सिस तो देखो यहाँ पे है 0, तो ये वाली तो है x एक्सिस, तो ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस को टच करने का मतलब है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का बनना। अगर उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो ही x एक्सिस को टच करेगा। तो आप ग्राफ को देखते ही ये सारी बातें आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको ग्राफ को देखना आता है तो उसका बेनिफिट आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक और है हमारा, इसको मैं आपको इसको और बता देता हूं, ये है, इसका है y = ये है -3x² + 2x - 1, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक, तो अब आपको दिख रहा है ये माइनस है तो ये डाउनवर्ड है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। ये इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे भी कहीं 0 नहीं हो रही है, तो इसका भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये x एक्सिस जो है ये वाली यहाँ पे जा रही है, इसे नीचे है कहीं।
ठीक है, टच नहीं कर रहा उसे, ये नीचे ही है। और ये वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स आप निकालना जानते हैं, वो फॉर्मूले से सबके लिए -b/2a और d/4a वाले मेथड से उसे आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपने इतने आपने समझ लिए, ये क्वाड्रेटिव इक्वेशंस के लिए थे। ठीक, अब क्वाड्रेटिव इक्वेशन के साथ साथ अगर आप क्वाड्रेटिव के साथ क्यूबिक इक्वेशन भी समझना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम कोई ले लेते हैं, क्यूबिक है हमारा, ठीक है, तो क्यूबिक के लिए जैसे कि अगर हमने इक्वेशंस ली f(x) = x³ - 4x, ठीक, अब यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। ये तो हम जानते हैं, एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे और ऐसे करके वैल्यूज पुट करना, ये आप सब जानते हैं, ये आप मेथड्स देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक दो वैल्यूज लिख देता हूँ इसकी, जैसे मैं -1x की लूँगा तो ये वैल्यूज जो है इसकी 3 आएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 लूँगा तो ये 0 आएगी, ठीक है, और ये सारे हम चार्ट में देख लेंगे, हमारे पास चार्ट बना हुआ है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज तो आप चेक करना जानते हैं। अब क्यूबिक का बेनिफिट क्या है, अब आपको पता है कि x की वैल्यूज 3 हैं तो यहाँ से 3 वैल्यूज निकलनी चाहिए। तो अब ये वाली इक्वेशन जो अभी मैंने लिखाई थी वो यही इक्वेशन है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ इसको, y = हमारी x³ - 4x। ठीक, अब एक बात बताओ, कितना देखने से आसानी से हम पता लग पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर जो होंगे, देखो एक तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये मिल गया हमको, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये मिल गया हमको, और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये मिल गया, मतलब 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा, ये इसके फैक्टर रहे होंगे। ठीक है, जब ये इसके फैक्टर रहे होंगे तो 3 फैक्टर हैं, तो ये 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रही है, ये तीनों पॉइंट पे दिख रहा है, ये 3 पॉइंट पे टच कर रही है। जितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं उतने ही एक्स एक्सिस पर ये टच करती है। तो इतनी बात आपने सीख ली होगी अब तक। ये क्यूबिक में भी हम इस चीज रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, एक और हम इसमें दिया हुआ है, ये आपके R.D. शर्मा बुक के ही हैं सारे के सारे, कोई अलग से नहीं है। ये एक है x³ - 2x², ये है y = x³ - 2x²। ठीक है, यहां से इसके हम फैक्टर करके देख सकते हैं, यहां से x² कॉमन ले लें तो ये x - 2 हो जाएगा, है ना, x² ही कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे x × x और x - 2। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पे ये 2 ही फैक्टर दिखेंगे, क्योंकि x तो सेम है, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही जीरो आएंगी, एक ये है और एक ये है। एक तो x = 0 के लिए आ गया तो वो ये आ गया, और एक आ गया ये वाला 2 × 0, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसके 2 ये निकलेंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने ये पूरा डिटेल में आपको समझाया है, और इससे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप करके देखिएगा ये जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इतना हमने आपको इसमें बता दिया। जो आज के पार्ट में हमने आपको पॉलिनोमियल्स की बेसिक्स बताई हैं और ये ग्राफ्स के बारे में आपको बताया। अब एक्चुअल में जो हमारा 10th का सिलेबस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा आपको पार्ट पढ़ाएंगे, विद एग्जांपल्स कराएंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।